गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इट्स DS मीणा और आप पढ़ रहे हो केमिस्ट्री। और अपन ने हेनरी लॉ के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी थी कल। आज थोड़ा सा इस मैटर को आगे बढ़ाते हैं। तो आज मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूँ रिलेशन बिटवीन हेनरीज कांस्टेंट एंड सॉल्युबिलिटी। ये चीज़ आपको देखनी है कि हेनरी कांस्टेंट और सॉल्युबिलिटी जो होती है उसमें क्या रिलेशन है। बेसिकली अपन को यही चीज़ इसमें समझनी है। तो देख लीजिए, जैसे अपन ने पढ़ा था हेनरी लॉ क्या है। हेनरी लॉ है P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA। ठीक है, तो हम इसको आगे करेंगे, इसको हटाएंगे प्रोपोर्शनल तो क्या लगाएंगे। ठीक है, हेनरी के अकॉर्डिंग जो प्रेशर जो होता है किसी भी सॉल्यूशन में, वो प्रेशर जो है गैस का वो किस पे डिपेंड होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ डिजॉल्व्ड गैस। क्लियर है। अब हम इसको और आगे लेंगे तो KH को आप इधर निकालोगे तो ये कुछ इस तरह की इक्वेशन सेट होगी आपकी। ठीक है, इक्वेशन जो है आपकी कुछ इस तरह से आएगी। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये है यदि आपका KH की वैल्यू जो होती है, हेनरी कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू जो है यदि इंक्रीज होगी तो सॉल्युबिलिटी जो होती है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया KH इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू XA। क्लियर है चीज़, समझ में आ गई ये बात। और जो प्रेशर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, XA पे। और प्रेशर जो है वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये कहीं ना कहीं किसको इफ़ेक्ट आउट कर रही है, सॉल्युबिलिटी को इफ़ेक्ट आउट कर रही है। तो यहाँ पर हम करें KH यदि डाउन होगा तो सॉल्युबिलिटी अपने आप ही क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये जो है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हेनरी जो लॉ है उसकी लिमिटेशंस। लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ जो होता है वो कुछ ही कंडीशंस में वर्क करता है, सभी कंडीशंस में वर्क नहीं करेगा। तो अपन को ये चीज़ देखनी है कि कौन सी कंडीशन में जो है वर्क करता है। ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, क्योंकि हर जगह अपन हेनरी लॉ को अप्लाई करेंगे तो ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ कंडीशंस का उस टाइम ध्यान रखना पड़ेगा। इनमें फर्स्ट है प्रेशर
should not be very higher ऐसा नहीं है कि प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा अधिक हो। यदि प्रेशर को अपन बहुत ज़्यादा कर देंगे तो वहाँ पर भी हेनरी लॉ जो है वो अपना इफ़ेक्ट नहीं देगा, यानी कि जो हमको सॉल्युबिलिटी है वो हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग नहीं मिल पाएगी यदि प्रेशर जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। उसके बाद है टेम्परेचर should not be very low। ये भी हमको ध्यान में रखना है कि टेम्परेचर जो है आपके सॉल्यूशन का वो बहुत कम नहीं होना चाहिए। यदि बहुत ज़्यादा कम हुआ तो उस कंडीशन में भी हेनरी लॉ जो है वो फॉलो नहीं होता है। उसके बाद है सबसे मोस्ट जो है वो यही है, सी है गैस should be same in both conditions। An atomic and also in molecular। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। गैस जो है वो दोनों कंडीशंस में, एटॉमिक कंडीशन में भी और मॉलिकुलर कंडीशन में भी, उसकी जो एक तरह से स्टेट जो होती है या फिर उसकी जो कंपोजिशन जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एटॉमिक कंडीशन में गैस का कंपोजिशन कुछ और था और मॉलिकुलर जो कंडीशन है उसमें कंपोजिशन कुछ और हो जाए तो वहाँ पर हेनरी लॉ जो है वर्क नहीं करेगा। तो पहली कंडीशन हो गई प्रेशर शुड नॉट बी वेरी हायर, प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर शुड नॉट बी वेरी लो, टेम्परेचर जो है बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। एंड गैस शुड सेम इन बोथ कंडीशंस, इन एटॉमिक और मॉलिकुलर। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखेंगे कुछ एप्लीकेशन है हेनरी लॉ के, वो अपन देख लेते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ के जो एप्लीकेशंस हैं उनमें क्या क्या हो सकता है। फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट एप्लीकेशन है, देखो हेनरी लॉ का जो है वो अपने डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज है, बहुत ज़्यादा
एप्लीकेशन से इसके, और वो आपको पता भी है, आपके बहुत सारी जगह आपने देखे बा कि अपन ने क्या जैसे हेनरी लॉ नहीं पढ़ा है तो उनको अपन को पता नहीं है कि इसमें हेनरी लॉ जो है वो अप्लाई हो रहा है, तो अपन उस चीज़ को देखेंगे। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन है फॉर द फॉर्म हेनरी लॉ is used in filling of CO2। क्या है यहाँ पर? CO2। CO2 इन सोडा वाटर बोतल। ठीक है, और इन कोल्ड ड्रिंक्स। तो फर्स्ट जो एप्लीकेशन है वो ये है कि जो आपकी कोल्ड ड्रिंक्स या सोडा वाटर की जो बोतल्स होती है उनमें CO2 जो फिल किया जाता है वो वेरी हाई प्रेशर पे किया जाता है। अब कितने ml की जो सोडा वाटर की बोतल है या कोल्ड ड्रिंक्स की है उसमें कितना CO2 भरना है वो इस बात पर डिपेंड करता है। वो हमको कौन बताएगा? हेनरी लॉ। ये कंसेप्ट जो है वो कहाँ से पता चलेगा? हेनरी लॉ से पता चलेगा, क्योंकि हेनरी लॉ जो है उससे हमको अच्छे से पता है कि सारी जो गैसें होती है, डिफरेंट गैसें जो होती है, उन डिफरेंट गैसों का जो हेनरी कांस्टेंट है KH की वैल्यू जो है वो अलग अलग होती है। अब इसकी वैल्यू अलग अलग होती है तो इससे आप आराम से ये कंसेप्ट पता लगा सकते हो कि कौन से सॉल्यूशन में कितनी गैस जो है वो अपन डिजोल्व कर सकते हैं, कितना प्रेशर अपन को अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से पहला एप्लीकेशन जो है वो ये है इसका। दूसरा एप्लीकेशन है इसका स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं या डीप डाइवर्स जो होते हैं, स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं वो जब नीचे जाते हैं पानी में, तो जब बहुत ज़्यादा गहराई पे वो चले जाते हैं तो प्रॉब्लम ये होता है कि उनके जो ब्लड है उसमें नाइट्रोजन जो है वो मिक्स हो जाती है। अब नीचे जब जाएगा, जैसे यहाँ पर ये पानी भरा हुआ है, अब यहाँ पर डीप डाइवर है तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर प्रेशर क्या है? लो है। लेकिन जब ये नीचे जाएगा, वाटर लेवल पे नीचे जाएगा, तो इसके ऊपर जो है प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इसकी वजह से जो नाइट्रोजन है वो इसके ब्लड में क्या हो जाती है? मिक्स हो जाती है। लेकिन जब ये वापस ऊपर आएगा, तो जब ये ऊपर आता है तो जो नाइट्रोजन है वो क्या होगी? बाहर निकलने की कोशिश करेगी, और बाहर निकलने की कोशिश करेगी तो इसके ब्लड में बबल्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से जो डीप डाइवर होता है, स्कूबा डाइवर जो होता है, उसको बहुत ज़्यादा पेन जो है फील होता है। तो इस प्रॉब्लम को बोलते हैं बैंड्स की प्रॉब्लम। इसको बोला जाता है बैंड्स की प्रॉब्लम। तो स्कूबा डाइवर्स और डीप डाइवर्स फेस द प्रॉब्लम ऑफ बैंड्स। ये प्रॉब्लम होती है वो। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए, फॉर ओवरकम
दिस प्रॉब्लम they mix helium N2 and oxygen in their oxygen cylinder. समझ में आ गई ये बात। तीसरी कंडीशन ये है कि डीप डाइवर या स्कूबा डाइवर जब नीचे सी वाटर में नीचे जाएगा तो उसकी जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन जो उसके ब्लड में क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है। लेकिन जब वो बाहर आएगा तो जो प्रेशर है वो डाउन हो गया। अब नाइट्रोजन बाहर निकलने की कोशिश करेगी, बाहर निकलेगी तो जो ब्लड में है बबल्स बन जाते हैं। अब बबल्स बनेंगे तो नाइट्रोजन को निकलने में क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी। तो इस वजह से उसको पेन जो है वो फील होता है और इस प्रॉब्लम को बोला जाता है बेंट्स प्रॉब्लम। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए क्या किया जाता है कि उसका जो यहाँ बैक पे जो वो सिलेंडर लेके जा रहा है ऑक्सीजन सिलेंडर, उसमें क्या करेंगे कि हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है उसको क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे। जब इनको मिक्स कर देंगे तो ये क्या करेगी, इंटरनल प्रेशर जो है उसको मेंटेन करेगी। तो इंटरनल प्रेशर मेंटेन रहेगा तो आउटर साइड से जो नाइट्रोजन उसमें मिक्स होने वाली है वो नहीं हो पाएगी। क्लियर है ये चीज़। नेक्स्ट है जो हिली एरिया होता है, हिली एरिया जो होता है वहाँ पर न्यू बॉर्न बेबी जो होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी don't get enough amount of oxygen during breathing. That's why development of brain perform in lack of oxygen which generate low power of sense. This problem is known as एनेक्सिया। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको ये बताया है कि जो हिली एरिया होते हैं जहाँ पर पहाड़ वगैरह होते हैं वहाँ पर जो हाई लेवल होगा, अब पहाड़ पे यदि घर बना हुआ है तो वहाँ पर ऑक्सीजन का जो लेवल है, ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो क्या है, डाउन है। ऑक्सीजन का प्रेशर डाउन है तो वहाँ पर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी भी क्या है, कम है, कम क्वांटिटी में ऑक्सीजन है। अब वहाँ पर कोई न्यूबॉर्न बेबी है,
अब वो तो नया बच्चा यदि उसका जन्म हुआ तो उसका डेवलपमेंट भी वहीं पे होगा, उसका न्यूट्रिशन भी वहीं होगा, वहीं पे वो बड़ा होता है। अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो उस टाइम में उसके ब्रेन को इनफ क्वांटिटी में ऑक्सीजन चाहिए होती है, तभी जाके उसको कंप्लीट न्यूट्रिशन मिलेगा और तभी जाके उसका ब्रेन जो है वो कम्प्लीटली डेवलप हो पाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है जब बच्चा वहाँ बड़ा हो रहा है तो वहाँ ऑलरेडी ऑक्सीजन की क्या है, कमी है, तो उसका ब्रेन जो डेवलप हो रहा है उसको कंप्लीट मात्रा में क्या नहीं मिल पाएगी, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। अब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उसकी वजह से उसके जो ब्रेन है वो डेवलप तो हुआ है लेकिन कंप्लीट डेवलप नहीं हुआ है, उसमें लॉजिक सेंस जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे मंदबुद्धिता, यानी कि उसमें सोचने समझने की क्षमता जो होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और इस बीमारी को बोला जाता है एनेक्सिया। तो हिली एरिया पे जो बच्चा न्यूबॉर्न बेबी डेवलपमेंट होता है उसका जो बड़ा होगा उसमें मेजरली ये प्रॉब्लम पाई जाती है एनेक्सिया की। तो ये होती क्यों है, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि ऑक्सीजन जो है उसकी क्वांटिटी, उसका लेवल क्या है, कम है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे एक नई टर्म की जिसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। इसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। इसको क्या बोलेंगे हम, वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर होता क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद में अपन इसको आगे बढ़ाएंगे। देखिए जैसे कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में आप क्या कर रहे हो, लिक्विड को क्या कर रहे हो, गर्म कर रहे हो। अब जब आप इस लिक्विड को गर्म करोगे तो इस लिक्विड के जो ये ड्रॉप्स है, ये पार्टिकल्स है, ये वेपर बनाएंगे, और ये जो वेपर है ये कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। अब अपन ने क्या किया, इस कंटेनर को ऊपर से कवर कर दिया। और जब आप इसको कवर कर दोगे तो ये जो वेपर है ये इस कंटेनर के कवर पार्ट से कोलिजन करेगी, टकराएगी, और टकराने के बाद वापस नीचे आएगी। आफ्टर कोलिजन इट रिटर्न बैक, ये वापस आ गई। अब ये वापस आएगी तो यहाँ पर जो लिक्विड का सरफेस है इस पर क्या करेगी, ये प्रेशर जनरेट करेगी। देखिए ये क्या है, वेपर है, ये वेपर क्या कर रही है, प्रेशर जनरेट कर रही है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, प्रेशर, वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर का मतलब होता है कोई भी लिक्विड जो होगा उसको जब आप गर्म करोगे तो उसकी जो ड्रॉप्स है वो वेपर बनाएगी। वेपर कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। यदि अपन ने उसको कवर कर दिया कंटेनर को तो वेपर वापस कहाँ आएगी, नीचे आएगी। वेपर वापस कहाँ आ रही है, नीचे आ रही है। अब नीचे आएगी तो लिक्विड के सरफेस पे क्या डाल रही है, प्रेशर डाल रही है। प्रेशर कौन डाल रहा है, प्रेशर कौन डाल रहा है, वेपर। तो इस प्रेशर को क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर होगा कि जब किसी लिक्विड को गर्म किया जाता है तो उसकी क्या बनती है, वेपर बनती है। यदि कंटेनर को हम क्या कर देंगे, ढक देंगे, कवर कर देंगे, तो वेपर वापस कहाँ आएगी, लिक्विड की ओर आएगी, और लिक्विड के सरफेस पे क्या करेगी, प्रेशर जनरेट करेगी, जिसे हम क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर। तो आप इस टर्म को लिख भी सकते हो, व्हेन एनी लिक्विड heated then it form vapor। if we cover the container then vapor
return towards liquid surface and generate pressure at surface of liquid, and this pressure is known as vapor pressure. ठीक है, तो मैंने पूरी टर्म आपको लिख दी है ये. When any liquid heated, then it form vapor. If we cover the container, then vapor return towards liquid surface and generate pressure at surface of liquid, and this pressure is known as vapor pressure. तो मैंने इसको आपको डायग्रामेटिकली भी समझा दिया और इसके आपने थ्योरेटिकल भी मैंने आपको इसको लिख दिया. फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. यहाँ से जो लाइन है ये थोड़ी दिख नहीं रही आपको, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको. दिस pressure is known as vapor pressure. क्लियर है? फटाफट इसको लिख लीजिए. तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को, उसको अपन सॉर्ट आउट करेंगे. लिखिए, ये क्वेश्चन है आपका. H2S has solubility in water 0.198. Then what will be its Henry constant?
तो इसमें अपन देखेंगे सॉल्यूशन। देखिए अपन को गिवन क्या है, सॉल्युबिलिटी गिवन है, गिवन क्या है आपको, सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी कितनी है इसकी, 0.198। ठीक है, अपन को कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड आउट क्या करना है, KH ऑफ H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है उसका आपको हेनरी कांस्टेंट जो है वो कैलकुलेट करना है। लेट्स फाइंड आउट इट। KH इक्वल टू P बाई XA। देख लीजिए, KH इक्वल टू, हमको कुछ भी प्रेशर जो गिवन दिया नहीं है अपन को तो 1 मानेंगे, और इसका मोल फ्रैक्शन जो है वो प्रेजेंट है। अपन इसका मोल फ्रैक्शन आराम से पता लगा सकते हैं यहाँ से। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S इक्वल टू मोल्स ऑफ H2S बाई मोल्स ऑफ H2S प्लस मोल्स ऑफ H2O। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S इक्वल टू, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, 0.198। कितनी है, 0.198 मोल पर लीटर। ये इसकी सॉल्युबिलिटी हुई, यहीं से आपको पता लगाना है। क्लियर है ये चीज़। तो इसके मोल्स कितने हुए, इसके मोल्स हो गए 0.198 बाय 0.198 प्लस वाटर के 1 लीटर में कितने होते हैं, 55.5। कल बताया था मैंने आप लोगों को 55.5। क्लियर है, दिख तो रहा है यहाँ पे। ठीक है, 55.5। तो यहाँ पर ये निकल के आया आपके 0.0035। क्लियर है चीज़। अब वो वैल्यू जो है हम कहाँ रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे। तो 0.0035। तो KH की वैल्यू जो है वो आपके आ गई 28.61। 28.61। क्लियर है चीज़। तो यहाँ पर हमारे आंसर जो है वो क्या आ गया, 28.61। कर लेते हैं इसको एक बार। 1/.0035। ठीक है, वापिस देख लीजिए। H2S है सॉल्युबिलिटी इन वाटर 0.0198। आपको ये सॉल्युबिलिटी जो है इसको ये समझना है कि ये क्या है, इसका मोल पर लीटर। सॉल्युबिलिटी किस में होती है, मोल पर लीटर। सॉल्युबिलिटी किस में है, ये मोल पर लीटर में। देन व्हाट विल बी इट्स हेनरी कांस्टेंट। तो KH की वैल्यू अपन को कैलकुलेट करनी है। गिवन है आपको सॉल्युबिलिटी किस में है, ये मोल पर लीटर में, मोल पर लीटर। ठीक है। अब प्रेशर आपको दे नहीं रखा तो 1 एटमॉस्फेरिक मानेंगे। तो KH बराबर P/XA। XA मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। आप इसको यहाँ ऐसे लिख सकते हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। क्लियर है चीज़। तो
तो हम KH कैलकुलेट करेंगे तो 1 हमने ले लिया प्रेशर, और मोल फ्रैक्शन जो है वो ये आया। मोल फ्रैक्शन ये कैसे आया, इधर से देख लीजिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S के लिए H2S के मोल ऊपर रखेंगे और H2S के और वाटर के नीचे रखेंगे। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमने मोल ऊपर रख दिए किसके, H2S के, और नीचे ये मोल H2S के और ये 55.5 जो है वो वाटर के। मैंने बताया था आपको कि 1000 यानी 1 लीटर में जब 18 का भाग देंगे, इससे डिवाइड करेंगे, इसको 1000 को डिवाइड करेंगे किससे, 18 से। 18 से ही क्यों करेंगे, क्योंकि 18 जो है वो वाटर का मॉलिक्यूलर मास है। क्लियर है चीज़। तो इससे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो मोल्स निकल के आते हैं यहाँ पर 55.5, और इसी वजह से हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 55.5। तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन जो है वो निकल के आया 0.0035, और इसको आगे सॉर्ट आउट करेंगे तो 28.61। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आज इतना ही करवाएंगे, इसके आगे कल करवाएंगे। तो यहाँ तक के आप नोट्स बना लेना, और कोई न्यूमेरिकल होता है तो आप उसको कर लेना। थैंक यू बेटा।